नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट फॉर आईक्यू के इस क्लास में। हम बिहार पीसीएसजे का 31st पीसीएसजे का जो पेपर था उसका साइंस वाला पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं। आगे हम पीछे 2 वीडियो आपको दे चुके हैं, अगली इस वीडियो में हम उस पेपर का अगला हिस्सा भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो अब हम सेक्शन सी पर आ चुके हैं। सेक्शन सी का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इस क्वेश्चन में जो पहला है ए है वो बात कर रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है आप लोगों को पता है कि ग्लास हाउस का कॉन्सेप्ट होता है बहुत ही ठंडे प्रदेशों में जहां पे टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, वहां पे एक ग्लास का चैम्बर बनाया जाता है और उसके अंदर पौधे और सब्जियां उगाई जाती हैं। ग्लास के अंदर जब जैसे ग्लास है, ग्लास के अंदर हीट आ गई एक बार तो यह हीट इसके अंदर ट्रैप हो जाएगी और इस कमरे के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। बाहर टेम्परेचर 0 है, 0 डिग्री सेल्सियस बाहर टेम्परेचर है, लेकिन यहाँ पे 2 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर बना रहता है। यह क्या है? यह हीट को ट्रैप करने का एक जुगाड़ है। गांव की भाषा में बोले तो इसे ही बोला जाता था ग्रीन हाउस। इसी ग्लास हाउस को ग्रीन हाउस बोला जाता था क्योंकि इस ग्लास हाउस के अंदर ग्रीनरी होती थी। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली यहीं से उठाया गया है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट यह हो सकता है कि किसी भी तरह हीट जो है वह ट्रैप हो जाए। तो हीट अब कैसे ट्रैप होगी भैया? हीट ट्रैप करने के लिए वायुमंडल में उपस्थित कुछ गैसें होती हैं। तो जो गैसें जो होती हैं जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, सनलाइट आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इंफ्रारेड वेव भी होती है जो कि इन गैसों को गर्म कर देती है। इंफ्रारेड गैस क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर जो फैला हुआ है वायुमंडल में, इनको गर्म कर देता है। और जब यह सारा का सारा गैसें गर्म हो जाती हैं, सब कुछ गर्म हो जाएगा तो ओवरऑल धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसी को बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। 2 लाइन में अगर कहना हो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, तो धरती के तापमान में जो वृद्धि हो रही है वह ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हो रही है। यह ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों पैदा होता है? क्योंकि धरती के वायुमंडल में कार्बन, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर जैसी चीजें अवेलेबल हैं, उपस्थित है, जो ओवरऑल धरती का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। कैसे बढ़ाती हैं? हीट को एब्जॉर्ब करके। तो जब ये जो गैसें हैं इन्हें बोला जाता है ग्रीन हाउस गैस। जब ये गैसें हीट को एब्जॉर्ब करके धरती का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ा देती हैं, इसी घटना को बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी घटना को बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट यह हो जाएगा। अगला जो है इंडेमिक एनिमल। इंडेमिक एनिमल मतलब होता है स्थानिक जीव। स्थानिक जीव से क्या समझते हैं? स्थानिक जीव का मतलब होता है कि किसी विशेष जियोग्राफिकल एरिया में ही पाए जाने वाले जीव, यानी उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन को छोड़कर यह जीव कहीं और नहीं पाए जाएंगे। समझ गए बात को? जैसे पर्पल कलर का मेढक जो है कहां पाया जाता है? वह सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है वेस्टर्न घाट पे। वेस्टर्न घाट पे एक जगह है कास पठार। कास पठार में जो फ्लावर पाए जाते हैं वो पूरी दुनिया में कहीं और पाए ही नहीं जाते। वह भी क्या है? इंडेमिक जो है प्लांट हो जाएंगे वह। यहाँ पे इंडेमिक एनिमल की बात हो रही है। जैसे पर्पल कलर का जो हमारा मेढक होता है वह वेस्टर्न घाट में पाया जाएगा, उसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाया जाएगा। उसकी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन है, एरिया है, उसी में पाया जाएगा। ऐसे जीव जो किसी विशेष जियोग्राफिकल या भौगोलिक क्षेत्र में ही पाए जाएं, भौगोलिक परिस्थिति में ही पाए जाएं, उन्हीं को हम स्थानिक जीव या इंडेमिक एनिमल बोलते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर क्यों जरूरी है? कागज का पुनर्चक्रण या पुनर्उपयोग क्यों जरूरी है? कागज हमेशा पेड़ पौधों से बनाए जाते हैं। जब हम ज़्यादा कागज इस्तेमाल करेंगे, कागज की डिमांड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा जंगल काटे जाएंगे। तो इसी वजह से अगर हम रिसाइकिल किए हुए पेपर का इस्तेमाल करेंगे, जो पेपर एक बार हमने यूज किया, उस पर कुछ लिखा उखा, अखबार वगैरह पढ़ा, फिर उस अखबार को प्रोसेस करके दोबारा पेपर बना लिया गया, तो इससे पेड़ कम काटे जाएंगे। तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इसलिए जरूरी है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज इसीलिए जरूरी है, क्योंकि पेपर बनाने के लिए हमें प्लांट्स की जरूरत पड़ती है। एसिड रेन क्या होती है? एसिड रेन की जब भी आप बात करेंगे तो आप इसको समझिए। एसिड रेन होता है, देखिए कोई भी चीज एसिडिक होती है तो उसका जो मेजरमेंट किया जाता है पीएच नंबर से किया जाता है। पीएच नंबर 1 to 14 के बीच में पीएच नंबर होता है। ठीक है,
7 जब पीएच नंबर हो तो यह पूरी तरह से न्यूट्रल होता है। किसी भी मटेरियल, किसी भी सब्सटेंस या पदार्थ का पीएच वैल्यू अगर 7 हो तो वह न्यूट्रल होता है, किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन जब उसका जितना कम पीएच वैल्यू होता चला जाएगा वह पदार्थ उतना ही एसिडिक होगा, और जितना ज्यादा उसका होता चला जाएगा, 7 से जितना ज्यादा होगा वह उतना ही एल्कलाइन या क्षारीय होगा। तो 7 से जितना कम होगा वह एसिडिक होगा। तो एसिड रेन का यह मतलब समझ गए कि बारिश के अंदर तेजाब मिलना, समझ गए, बारिश के अंदर एसिड है, बारिश के अंदर अम्ल है, यह एसिड रेन होगा। तो जैसे धरती पर क्या होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। इसके अलावा जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सारी चीजें प्रदूषण के रूप में वायुमंडल में जा रही हैं। लेकिन जब बारिश होती है तो उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वह कार्बोनिक एसिड में बदल जाती है, कार्बोनिक एसिड में बदल जाएगी। सल्फर जो होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में बदल जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है यह नाइट्रिक एसिड में HNO3 नाइट्रिक एसिड में बदल जाता है। ठीक है, तो यह जो एसिड है पानी के साथ, बारिश के टाइम पर पानी के साथ मिल जाएगा, जिससे पानी की पीएच वैल्यू जो होती है 5.6 से कम हो जाएगी। और जब 5.6 से किसी भी बारिश के पानी का पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाए, 5.6 से कम हो जाए, तो ऐसी बारिश को हम बोलते हैं एसिड रेन। तो एसिड रेन होने का कारण है वायुमंडल में उपस्थित कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन के घटक जो बारिश के समय एसिड का रूप ले लेते हैं, और यह एसिड पानी में मिल जाता है बारिश के पानी में, जिससे बारिश के पानी का पीएच वैल्यू 5.6 से नीचे आ जाता है। और जैसे ही यह 5.6 से नीचे जब आ जाता है पानी, बारिश के पानी का पीएच वैल्यू, तो ऐसी बारिश को हम बोलते हैं एसिड रेन हो गया। अगला जो है रबी और खरीफ क्रॉप के बारे में बात की जा रही है। रबी और खरीफ के जब क्रॉप के बारे में बात की जा रही है तो रबी और खरीफ के बारे में जब हम बात करेंगे तो बस इतना याद रखिए कि इसमें पूछा जा रहा है कि रबी और खरीफ की फसलों के बारे में अंतर बताइए क्या होती हैं। तो इसके बारे में जो बेसिक अंतर है ऐसे सिंपल तरीके से लिखिए, रबी को लिखिए RABI, रबी है। रबी मतलब हो जाएगा रोटी, और बी मतलब हो जाएगा ब्रेड। किससे बनता है रोटी और ब्रेड? हमेशा यह गेहूं से बनेगा। ठीक है, इसके अलावा चने की रोटी भी बनती है, चने की रोटी, मटर का जो बेसन होता है, आटा जिससे भी बने, बेसन हो गया, इन सब से होता है। तो रोटी ब्रेड जिससे बनती है वो फसलें जो होती हैं सामान्य तौर पर कहां पर आ जाएंगी? रबी में आ जाएंगी। गेहूं कब होता है? अक्टूबर या नवंबर, अक्टूबर लास्ट या नवंबर में इसको बोया जाता है और अप्रैल में इसको काटा जाता है। ठीक है, ये फसल जो है रबी की फसल हो गई। रबी की फसल जो होती है, जैसे अब देखिए जब गेहूं उगाया जाता है तो कौन कौन सी फसलें होती हैं? गेहूं के साथ जब है चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, यह एक सीजन में उगाई जाती हैं। तो ये सारी की सारी रबी की फसल हो गई। अब खरीफ में क्या होगा? तो गेहूं का अपोजिट में जाकर देखेंगे, चावल, रोटी चावल। तो चावल के टाइम पे जो फसलें उगाई जाएंगी वो सब की सब क्या हो जाएंगी? खरीफ की फसलें हो जाएंगी। और तीसरी जो होती है जायद की फसल होती है। तो जायद मतलब ऐसी फसल जिसमें पानी ज्यादा हो, ऐसी फसल जिसमें पानी ज्यादा हो, जायद की फसल होती है। जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, इन सब में पानी ज्यादा है, ज्यादा पानी मतलब जायद की फसल। ऐसे करके इसको याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, रबी और खरीफ क्रॉप हो गया, इनके बीच का अंतर आप समझ गए क्या अंतर है। यह जो है नवंबर में बोया जाता है, अप्रैल में काटा जाता है, और जो खरीफ की फसल होती है जुलाई में, जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। बस यही बेसिक डिफरेंस है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स वाला पोर्शन है। फिल इन द ब्लैंक्स वाला पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि समंदर के जल से नमक प्राप्त किया जाता है, तो यहां पे हम लिखेंगे वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि किसके प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाएगा? वाष्पीकरण यानी वेपोरेशन की प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है
1 नैनोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर की अगर हम बात करें तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। 2 मीटर में कितना हो जाएगा? 100 गुणे 2 यानी 200 सेंटीमीटर। 3 मीटर में कितना हो जाएगा सेंटीमीटर? 3 गुणे 100 सेंटीमीटर, यही होगा ना। तो अगर मैं कहूं 1 नैनोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 नैनोमीटर को पहले हम मीटर में बदलेंगे। 1 नैनोमीटर मतलब हो जाएगा 10 गुणे 10 की पावर -9 मीटर, यानी कि ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह इतना मीटर हो गया। ठीक है, और इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो जैसे यहां पे हमने किया है तो गुणे 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 4 7 इज इक्वल टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है। ठीक है, 1 नैनोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, जल्दी से हम रट्टा मार के जाते हैं कि नैनोमीटर 10⁻⁻9 धड़ाक से मार देंगे, लेकिन यह सेंटीमीटर में पूछा है तो सेंटीमीटर इतना होगा, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि बल्ब के अंदर जो पतला सा तार लगा रहता है उसे क्या करते हैं? बल्ब के अंदर जो लाइट उत्सर्जित करने वाला पतला सा तार होता है उसे क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी में इसको फिलामेंट बोलते हैं, हिंदी में इसको तंतु बोलते हैं, टंगस्टन धातु से बना हुआ होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी वायु से स्थिरीकरण करती है जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, यानी मिट्टी की उर्वरता फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए ब्लू एल्गी जो होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है फिक्सेशन करती है। किसका फिक्सेशन होता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। फिर इसके बाद पूछ रहा है कि रात को आकाश को देखते हुए हम विभिन्न तारों द्वारा गठित विभिन्न पैटर्न को देखते हैं, यानी सितारे रात में अलग अलग डिजाइन बनाते हैं आसमान में, यानी पैटर्न बनाते हैं। इनको क्या कहा जाता है? तो इनको तारामंडल कहा जाता है। फिर इसके बाद कह रहा है शहद और मोम प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? मधुमक्खी पालन किया जाता है। और क्या किया जाता है? मधुमक्खी पालन शहद और मोम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कोविड-19 का फुल फॉर्म पूछा है। कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है? तो कोविड-19 का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज। कोरोना वायरस डिजीज 2019, यह कोविड-19 का फुल फॉर्म है। ठीक है, कोविड-19 का यह फुल फॉर्म हो जाता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे पूछ रहा है कि कंप्यूटर डेटा को मेजर करने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे बिट बोला जाता है। बिट जो है सबसे छोटी इकाई है। 8 बिट इज इक्वल टू होता है 1 बाइट। ठीक है, और 1 बाइट हो गया 1024 बाइट इज इक्वल टू होता है 1 MB, यानी कि मेगाबाइट। समझ गए बात को? और 1024 मेगाबाइट का 1024 MB यानी मेगाबाइट का हो जाता है 1 GB यानी गीगाबाइट। समझ गए? तो सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई? बिट हो गई। अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि सिंथेटिक फाइबर को खाली जगह नामक कच्चे माल से संश्लेषित किया जाता है। तो देखिए, जो हमारा सिंथेटिक फाइबर होता है वो बनता है पॉलीएमाइड और पॉलिस्टर से। लेकिन पॉलीएमाइड और पॉलिस्टर भी प्राप्त करने के लिए हमको कुछ खास मटेरियल चाहिए होते हैं, जैसे जो पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल होता है उसके बचे हुए मटेरियल से सब बनता है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि जो सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है उसको बनाने के लिए जो हमें चाहिए वो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं। पेट्रोकेमिकल से हमको वह प्राप्त होता है कच्चा मटेरियल। ठीक है, फिर आगे पूछ रहा है कि मेल के अंदर का हार्मोन, इसके वाले हार्मोन वाले चैप्टर में आप पढ़े ही होंगे। मेल का हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन होता है।
टेस्टोस्टेरॉन होता है। और फीमेल का जो हार्मोन होता है, फीमेल रिप्रोडक्शन हार्मोन जो होता है वह होता है एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन होता है। यह क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन जो है सेक्शन डी में जो क्वेश्चन पूछे हैं वह अलग अलग थ्योरी हैं, सिद्धांत है जो अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए हैं उनके बारे में है। जैसे पहला है फर्मेंटेशन किसने समझाया था, फर्मेंटेशन किसने समझाया था। फर्मेंटेशन वैसे पुरानी प्रक्रिया है, हजारों साल पहले भी लोग फर्मेंटेशन के जरिए सिरका और शराब वगैरह बनाते थे, लेकिन साइंटिफिकली डिफाइन किया था इसको लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने इसको सबसे पहले डिफाइन किया था। फिर अगला जो है चेचक का टीका। चेचक का टीका, चेचक का टीका किसने बनाया था, तो यह बनाया था जेनर ने। जेनर ने ही सबसे पहले चेचक का टीका बनाया था। फिर तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो होता है ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम जो था यह लुई ब्रेल ने डेवलप किया था। लुई ब्रेल जो थे ना बेसिकली जो थे यह एक फ्रांसीसी आदमी थे, एक जो मतलब जूते बनाने वाला आदमी था, कॉबलर था, उसके बेटे थे और इंस्ट्रूमेंट वगैरह से खेल रहे थे, आंख में चोट लगी, अंधे हो गए और इन्होंने एक लिपि बनाया जिसे ब्लेयर, जिसे हम लोग बोलते हैं, लुई ब्रेल ने जो सिस्टम बनाया उस लिपि को बोला जाता है ब्रेल लिपि या ब्रेल स्क्रिप्ट या ब्रेल सिस्टम। तो यह बेसिकली किसने बनाया था, इसको बनाया था लुई ब्रेल ने, लुई ब्रेल ने, ठीक है, सेम नाम है, ब्रेल ने ही इसको बनाया था, लुई ब्रेल ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, यह क्वेश्चन है आपका। इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा था, जे टॉमसन ने खोजा था। टॉमसन, जे टॉमसन ने खोजा था। किसने खोजा था, जे टॉमसन, जे टॉमसन ने इसको खोजा था। फिर इसके बाद आ जाता है गति के नियम। गति के नियम, गति के नियम की बात करेंगे तो किसने दिया, न्यूटन ने दिया था गति का नियम, बच्चा भी जानता है। इसके बाद थियरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था, थियरी ऑफ रिलेटिविटी देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, थियरी ऑफ रिलेटिविटी देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, थियरी ऑफ रिलेटिविटी देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, वह थे हमारे आइंस्टीन थे, लिखने की क्या जरूरत है। डायनामाइट किसने बनाया था, डायनामाइट बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल थे, इन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज दिया जाता है। एटॉमिक थ्योरी किसने दिया था, डाल्टन साहब ने दिया था। डाल्टन साहब को माना जाता है आधुनिक परमाणु सिद्धांत देने वाले साइंटिस्ट थे। अगर प्राचीन काल में देखें तो करादी ने दिया था, लेकिन जब भी हम पढ़ते हैं तो हम मॉडर्न चीजों को पढ़ते हैं। मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट डाल्टन थे। यह डाल्टन जो थे कलर ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी से भी पीड़ित थे। थियरी ऑफ इवोल्यूशन, थियरी ऑफ इवोल्यूशन की बात करते हैं तो इसको दिया था डार्विन ने। डार्विन ने थियरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। इसके अलावा जो लास्ट का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसने बताया, यानी जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किसने बताया। तो जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो है वह कोशिका है। कोशिका यानी सेल की खोज किसने किया था, तो सेल की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला जो है 8वां नंबर का क्वेश्चन है, इसके बारे में भी देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है कि पिघलन बिंदु तक पहुंचने के बाद द्रव का तापमान नहीं बदलता है। यानी कि जैसे ही कोई मान लेते हैं कोई भी पदार्थ है, लोहा है, आप उसे गर्म किए जा रहे हैं, गर्म किए जा रहे हैं, एक टाइम आएगा कि वो पिघलना शुरू हो जाएगा और जैसे ही वो पिघलना शुरू होगा उसके बाद आप कितना भी हीट देंगे उसका टेम्परेचर नहीं बदलेगा, नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि देखने वाली बात है वो तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जब तक कि पूरा का पूरा धातु जो है वो पिघल ना जाए, तब तक। जैसे बर्फ है, बर्फ लाया आपने फ्रिज से निकाला रख दिया, वो पिघलना शुरू होगा, आधा बर्फ पिघल के पानी हो गया और आधा बर्फ उसी में तैर रहा है, लेकिन अभी भी पानी का टेम्परेचर 0 ही रहेगा चाहे आप उसे कितना भी हीट दे दें। जब सारा बर्फ पिघल जाएगा तभी वह उसका टेम्परेचर पानी का बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे का कारण यह है
कि जो भी हीट दी जाती है वह हीट क्या करता है, वह हीट जो है बर्फ का स्टेट बदलने में लग जाता है, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा है, उसका अवस्था परिवर्तन कर रहा है। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के बाद टेम्परेचर इसलिए नहीं बदलता है कि जितना भी बचा कुचा मटेरियल है सबका जब तक स्टेट चेंज नहीं हो जाएगा तब तक टेम्परेचर रहेगा। यानी दी गई हीट जो है वह दी गई हीट, गिवन हीट इज यूज्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर। दैट इज कॉल्ड क्या है, दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट। ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाएगा इसको, यानी गलन की गुप्त उष्मा। चलिए इसके बारे में बात हो चुकी है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक टोस्टर, जो घरों में टोस्टर होते हैं उनको, उनके अंदर जो होता है हमेशा एलॉयड कॉइल क्यों यूज की जाती है, मिश्र धातु का कॉइल क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि जो मिश्र धातु होती है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। रेजिस्टेंस जब हाई होगा तो जरा सा उसके अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तो ज्यादा हीट पैदा करेगा और उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का मतलब है कितना भी गर्म हो जाएगा पिघल के टूटेगा नहीं। तो जो एलॉय होती है, एलॉय कॉइल होती है, जो एलॉय कॉइल होती है उसका जो है रेजिस्टेंस हाई होता है, उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जब करंट जाता है तो ज्यादा रेजिस्टेंस की वजह से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा और साथ ही साथ कितना भी हीट हो जाए मेल्टिंग पॉइंट हाई है इसलिए वह पिघलकर टूटेगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, गैस पात्र की दीवारों पर ज्यादा दबाव डालती है, ऐसा क्यों है। तो गैस जो होती है किसी भी कंटेनर में जब रखी जाएगी तो गैस का नेचर है इसके अंदर मोमेंट बहुत ज्यादा होता है। यह कंटेनर की दीवारों से बार बार टकराएगी और दबाव उत्पन्न करेगी। पानी को रख देंगे तो वह नीचे की तरफ ही दबाव डालेगा, स्थिर हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये जो है हर तरफ गैस जो है दबाव डालती है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, पृथ्वी पे 71% पानी है इसी वजह से इसको नीला कहा जाता है। ब्लड टाइप ओ जो होता है, ओ जो है आखिर यह क्यों जो है यूनिवर्सल डोनर है। ओ ब्लड ग्रुप जो है डोनर क्यों है, इसके ऊपर पूछा जा रहा है कि यह डोनर क्यों होता है। देखिए कोई भी ब्लड ग्रुप जो डिसाइड होता है उस ब्लड ग्रुप के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर जो आरबीसी है, आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर जो एंटीजन होता है वही डिसाइड करता है कि ब्लड ग्रुप क्या होगा। अगर मैं कहूं कि यह कोई ब्लड ग्रुप है, उस ब्लड ग्रुप का आरबीसी है, उस ब्लड ग्रुप का आरबीसी है, इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर अगर यह ए टाइप एंटीजन है तो यह ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। अगर इसी के ऊपर एंटीजन बी है तो हम कहेंगे यह बी ग्रुप है। अगर इसी आरबीसी के ऊपर जो है ए भी है और बी भी है, ए और बी दोनों एंटीजन है, तो हम कहेंगे यह ए बी ब्लड ग्रुप है। ठीक है, अगर इसी के ऊपर जो है कोई एंटीजन नहीं है तो यहां पे जीरो है, जैसे 007 को 007 बोला जाता है, यानी जीरो यानी है ही नहीं। ठीक है, तो यह जीरो है। इसी के अलावा जो होता है, इसके अलावा एक होता है आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर जिसके ऊपर होगा वह हो जाता है पॉजिटिव, आरएच पॉजिटिव। यानी कि अगर ए के ऊपर अगर एक और पतला सा होता है ऐसे एंटीजन जो आरएच फैक्टर है, अगर यह ए है तो यह ए पॉजिटिव है, अगर नहीं होता तो ये निगेटिव हो जाता है। बी के ऊपर अगर हम लगा देंगे या आरएच फैक्टर तो यह बी पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह ओ के ऊपर अगर यह पतला सा यह आरएच फैक्टर है तो ओ पॉजिटिव है, और ओ के ऊपर कोई एंटीजन भी नहीं है, आरएच फैक्टर भी नहीं है, यानी डी फैक्टर भी नहीं है, तो यह हो जाएगा ओ निगेटिव। अब जो होता है यही एंटीजन जो होता है रिएक्शन करता है। अगर जैसे इस ए ब्लड ग्रुप को बी वाले ब्लड ग्रुप को के इंसान को दे देंगे तो इस बी ब्लड वाले ग्रुप के अंदर, इस बी ब्लड ग्रुप वाले इंसान के अंदर जो होगा वह एंटीबॉडी जो बनेगा वह ए के खिलाफ होगा। अब देखिए यह आदमी है, यह आदमी है, ठीक है, इसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका ब्लड ग्रुप ए है, तो इसके शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी होगा वह ए के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं होगा। यानी इसके अंदर जो एंटीबॉडी होगा वह बी एंटीबॉडी होगा, वह बी एंटीबॉडी है, ये बी एंटीबॉडी इसके अंदर है। ब्लड ग्रुप इसका ए है, एंटीबॉडी बी है। अब ए ब्लड ग्रुप वाले आदमी को अगर यह ब्लड ग्रुप बी वाला ब्लड चढ़ा दिया जाएगा तो बी के खिलाफ इसके पहले से इसके पास एंटीबॉडी है,
पूरा का पूरा ब्लड जो है कोगुलेट कर जाएगा, एक जगह इकट्ठा होकर सारी की सारी ब्लड सेल्स एक दूसरे से चिपक जाएंगी और इंसान की डेथ हो जाएगी। लेकिन वही ओ ब्लड ग्रुप वाले को दे तो किसी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी हो, इसके पास तो एंटीजन ही नहीं है, जब इसके पास एंटीजन ही नहीं है तो किसी को भी इस ब्लड ग्रुप को दे दे कोई रिएक्शन नहीं करेगा। समझ गए? इसी वजह से ब्लड ग्रुप ओ को सभी को दिया जा सकता है। अगला है सेक्शन ई। सेक्शन ई ये आखिरी स्टेप है, ये भी कवर कर देते हैं हम लोग, खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन पेपर। हम बर्फ के ठंडे पानी वाले ग्लास, यानी एक ग्लास है इसके अंदर बर्फ भर दिए, ठंडा ठंडा पानी है, तो देखेंगे बाहर की तरफ इस ग्लास पे पानी की बूंदें जमा हो गई हैं। ऐसा इसलिए होता है, अंदर बर्फ है यानी ग्लास एकदम ठंडी है। ग्लास जब ठंडी है तो एटमॉस्फेयर से जो ह्यूमिडिटी है, एटमॉस्फेयर में जो नमी है वह ग्लास के ऊपर आके बूंदों के रूप में जमा हो जाएगी। इसी वजह से जो होता है कि ठंडे पानी से भरा हुआ ग्लास या बर्फ से भरा हुआ गिलास जो है उसके ऊपर जो होता है बाहर की तरफ बारिश छोटी छोटी बूंदें पानी की जमा हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, हम पानी क्यों पीते हैं? पानी जरूरी है। पानी जो होता है क्यों जरूरी है? पानी जरूरी क्यों है? पानी जरूरी इसलिए है कि जो भी हम खाना वगैरह खाते हैं जो डाइजेस्ट होता है तो शरीर जो एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट को तो वह पानी में ही घुल के हमारा शरीर उसे एब्जॉर्ब करेगा। हेल्थ ऑफ टिश्यूज हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, खाना को डाइजेशन के लिए जरूरी है। इसके अलावा शरीर के अंदर जो क्या बोलते हैं वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, एक्सक्रेट करना, वेस्ट मटेरियल को वेस्टेज को एक्सक्रेट करना यानी उत्सर्जित करने के लिए भी यह जरूरी है। इसके अलावा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिशन जो हम खाना वाना खा रहे हैं, ग्लूकोज प्रोटीन वगैरह शरीर को जो शरीर उसे एब्जॉर्ब करेगा, ब्लड में मिलेगा, वो कैसे होगा? इसी वजह से, पानी की वजह से होगा। इसके अलावा क्या होता है? डाइजेशन, खाना को पचाने में भी पानी का योगदान है। इसके अलावा टिश्यूज की हेल्थ, टिश्यूज हेल्थ बोले तो टिश्यूज जो है कोशिकाएं जो है, कोशिकाओं के अंदर जो साइटोप्लाज्म वगैरह का कंसंट्रेशन लेवल मेंटेन रखना, टिश्यूज की हेल्थ बनाए रखना, शरीर में नमी बनाए रखना, इसके लिए पानी जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि लोहे की कील जो होती है पानी की सतह पर रखा जाता है तो वह डूब जाता है। क्यों आखिर ऐसा होता है? जबकि पानी का बड़ा सा जहाज तैरता रहता है, तो कोई भी वस्तु जब पानी पर रखी जाती है, पानी में डाली जाती है, तो उसके ऊपर, वस्तु के ऊपर, एकदम ऊपर की तरफ, वस्तु पर ऊपर की तरफ एक अपथ्रस्ट लगता है जिसे बॉइंट फोर्स या उत्प्लावन बल बोलते हैं। यह बल कितना होता है? यह बल उस वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होगा। तो कील की डिजाइन ऐसी होती है कि जब कील को आप, यानी लोहे की कील को पानी में डालते हैं तो उसके द्वारा हटाए गए पानी का भार उस पर लगाए गए उत्प्लावन बल से बहुत ज्यादा होता है, बहुत कम होता है। कील को जैसे आप पानी में रखेंगे वो थोड़ा सा पानी हटाएगी, जबकि उसके ऊपर लगने वाला उत्प्लावन बल उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होगा। कम पानी हटाएगी तो उसके ऊपर कम उत्प्लावन बल लगेगा, नतीजा वह डूब जाएगी। यानी वस्तु जब अपने भार से कम पानी हटाएगी तो कम उत्प्लावन बल लगेगा, नतीजा अपने भार से वह नीचे की तरफ बैठ जाएगी, डूब जाएगी। और जब वस्तु अपने भार से ज्यादा भार का पानी हटाए तो उसके ऊपर ज्यादा उत्प्लावन बल लगेगा और वह अपथ्रस्ट फोर्स जो है, बॉइंट फोर्स है, उसे ऊपर की तरफ ले जाकर तैराता रहेगा। तो लोहे की कील का डिजाइन ऐसा होता है कि वह अपने भार से कम पानी हटाती है जिससे उसके ऊपर कम उत्प्लावन बल लगता है, फलतः वह अपने भार से डूब जाएगा। लोहे का जहाज जो होता है ऐसा डिजाइन होता है, उसका पेंदा बड़ा सा होता है, वह बहुत ज्यादा पानी हटाता है, अपने भार से भी ज्यादा पानी लोहे का जहाज हटा देता है, जिसकी वजह से हटाए गए पानी के भार के बराबर जब उस पर उत्प्लावन बल लगेगा तो वह जहाज के भार से ज्यादा होगा और जहाज पानी पर तैरेगा। ठीक है, चलिए हथेली पर जब हम पेट्रोल, आइसोटोन हो गया, नेल पे जो होता है, नेल पॉलिश को साफ करने वाला जो होता है, ठीक है, उसको जब लगाते हैं हथेली पर तो क्या होता है? हमको लगेगा कि हमारा हाथ एकदम
ठंडा हो गया है, हमारा हाथ एकदम ठंडा हो गया है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हथेली पर हम पेट्रोल को या आइसोटोन को रखते हैं तो हथेली या हाथ की जो हीट होती है वह बड़े तेजी से ट्रांसफर होती है उस पेट्रोल के मॉलिक्यूल में, और पेट्रोल तेजी से वेपोरेट होता है, जिसकी वजह से हीट तेजी से जाती है हमारे शरीर से बाहर की ओर और हमको ठंड महसूस होती है। हम हमेशा चंद्रमा की एक ही सतह क्यों देख पाते हैं? तो देखिए, यह हमारी धरती है, धरती पे हम हैं, हम रोज घूम रहे हैं, और यह हमारा चंद्रमा है जो धरती के चारों तरफ घूम रहा है। धरती के चारों तरफ घूमने में यह 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट लगाएगा, और चंद्रमा अपने एक्सिस पे भी जब घूम रहा है तो यह भी घूमने में, इसका रोटेशन और रिवॉल्व करने का जो है दोनों गति सेम होती है। इसी वजह से चंद्रमा जब भी होगा हमारे सामने सिर्फ एक ही सरफेस इसको हमें दिखाई देगी। जब यह घूम के पलट जाएगा, यानी ये वाला हिस्सा सामने धरती की तरफ आएगा, तो उस टाइम यह सूरज के पीछे हो जाएगा, तो यह अंधेरा ही रह जाएगा, हमें दिखेगा ही नहीं। समझ गए बात को? यह होता है इसके साथ, इसका रोटेशन और रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड लगभग एक ही होता है। अगला क्वेश्चन जो होता है, क्या होता है जब हम नमक को पानी में घोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 है यह। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का पहला है, जब नमक को पानी में घोलते हैं तब क्या होता है? तो नमक जो होता है, नमक बोले तो NaCl होता है, यह अपने आयन में टूट जाएगा Na+Cl-, यह दो आयन में टूट जाएगा और पूरे पानी में समान रूप से हर तरफ, यानी कि एक तरह से होमोजेनस सॉल्यूशन बना देगा। और जैसे ही होमोजेनस सॉल्यूशन होगा, पानी के अंदर नमक घुलेगा और ये जो है अपने आयन में टूटेगा। इसका मतलब यह है, यह एक इलेक्ट्रोलाइट में बदल गया, यानी विद्युत अपघट्य में बदल गया है। यानी अब इसके अंदर जो है बिजली बहुत तेजी से प्रवाहित होगी। यानी जब नमक में पानी घुलता है तो नमक के जो कंपोनेंट है NaCl, वह अपने आयन में टूटकर समान रूप से पानी में फैल जाएंगे और पानी क्या होगा, खारापन आ जाएगा पानी में। पानी एक तरह से बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोलाइट में बदल जाएगा। क्या होता है जब हम कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं? जब भी हम कोयले जैसे ईंधन को जलाते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा? जब कोल जलता है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, ठीक है, ऊर्जा मिलेगी, प्लस जो होता है थोड़ी बहुत लाइट भी मिलेगी। जब कोयला जलता है तो थोड़ा बहुत लाइट भी होगी ना आसपास। ये 3 चीजें होती हैं। लेकिन जब कोयले को बिना ऑक्सीजन की मदद से जब किसी चीज को जलाया जाता है, जब उसे जलाते हैं तब यह कोक में बदल जाता है, ठीक है। जब ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में हो तब यह कोक में बदल जाएगा। लेकिन जब इसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और लाइट मिलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो क्या होगा? मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो वह जो है ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। मैग्नीशियम रिबन Mg, इसको जब हम ऑक्सीजन, या 2 होते ये भी 2 हो जाएगा। जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाएंगे तब क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, 2MgO बन जाएगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है एक सफेद रंग का राख जैसा, या कहिए कि पाउडर जैसा मटेरियल हमको प्राप्त होता है। क्या होता है जब प्लास्टिक के बोतल में गर्म पानी डालते हैं? तो प्लास्टिक जो होती है वह क्या होती है, प्लास्टिक के बोतल जो होते हैं आमतौर पे थर्मोप्लास्टिक होते हैं। जब उसके अंदर हम गर्म पानी डालते हैं तो वो क्या होता है, वह सॉफ्ट हो जाएगा। प्लास्टिक का बोतल जो है श्रिंक हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, उसका आकार बदल जाएगा। यह प्लास्टिक के बोतल के ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन पानी के ऊपर भी एक असर पड़ेगा। जो प्लास्टिक के अंदर जो केमिकल होते हैं वह पानी के अंदर आ जाएंगे। उस केमिकल को बोला जाता है BPA। BPA क्या होता है? BPA जो होता है बाइसफेनॉल होता है, BIS फेनॉल, ये हो गया। और इसके अलावा ये होता है एंटीमनी। ऐसे मटेरियल जो होते हैं वह प्लास्टिक के बोतल से निकल के पानी में घुल जाएंगे। तो 2 घटनाएं होंगी। जब गर्म पानी आप प्लास्टिक के अंदर डालेंगे तो प्लास्टिक के बोतल का आकार बदल जाएगा, क्योंकि सामान्य तौर पे पानी वाले जो प्लास्टिक के बोतल होते हैं वह थर्मोप्लास्टिक होते हैं, वह अपना रूप बदल लेंगे, ठीक है। क्योंकि प्लास्टिक जो बना होता है पॉलीएथिलीन वगैरह से बना होता है। जब इसके ऊपर जो है गर्म पानी जाएगा तो वह अपना रूप बदल लेगा, सिकुड़ जाएगा। लेकिन पानी
के अंदर जो होता है बीपीए 22 फेनॉल और एंटीमनी जैसे मटेरियल पानी में घुल जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या होता है जब अम्ल को एसिड को बेस के साथ मिलाया जाए। एसिड को बेस के साथ मिलाया जाएगा तो क्या होगा। जैसे एसिड की अगर मैं बात करता हूं तो एक बड़ा फेवरेट एसिड है HCl, और बेस की हम बात कर लेते हैं क्या बोलते हैं इसको, मैं इसको फिर से मिटा देता हूं सब एक बार। अम्ल और क्षार को मिलाया जाएगा तो क्या होगा। अम्ल और क्षार को मिलाया जाएगा तो क्या होगा, तो सॉल्ट बनता है, यानी कि लवण बनता है। यह आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, यह आखिरी क्वेश्चन है। जब क्या होगा इसमें हो जाएगा हमारा अम्ल और क्षार। जैसे अम्ल की बात करते हैं तो हम ले लेते हैं HCl प्लस यहां पे क्षार की जगह ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इनका हम क्रिया कराएंगे तो यह Cl Na के साथ मिल जाएगा, NaCl प्लस और क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन H2O। तो जब भी अम्ल या क्षार को मिलाया जाता है तो हमको क्या मिलता है, सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट और पानी प्राप्त होता है। तो जब भी किसी एसिड और बेस को एक साथ मिलाया जाएगा तो हमको अम्ल या क्षार प्राप्त होगा। ओवरऑल यही आपका पूरा का पूरा बीपीएससी 31 का सॉल्यूशन पेपर था। यहां पे सॉल्यूशन पेपर खत्म हुआ। हमारा बैच जो है पीसीएसजे मेंस के लिए, साइंस के लिए शुरू हो चुका है। ज्वाइन करिए, अच्छे से पढ़िए, मेंस में साइंस में ज्यादा नंबर पाएंगे, इंटरव्यू तक जाने का चांसेस अपने आप बढ़ जाएगा। बहुत कम विद्यार्थियों का साइंस मजबूत होता है। मैं खुद आपको पूरा का पूरा साइंस कराऊंगा, साथ ही साथ इसका क्लास नोट्स भी दूंगा। लेकिन मैं आपको इस चीज के लिए जरूर प्रेरित करूंगा कि साथ साथ आप अपना खुद का पॉइंट्स नोट करिए, क्योंकि आपका ही पॉइंट्स आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा। हम इसके लिए टेस्ट सीरीज भी देंगे, मेंस के लिए टेस्ट सीरीज करवाएंगे, साइंस का ही नहीं पूरा का पूरा जीएस का भी टेस्ट सीरीज देंगे। साथ ही साथ जो है अगर लॉ बैच का भी टेस्ट सीरीज लेना चाहें तो वह भी दिया जाएगा। तो पूरा का पूरा पैकेज हम लोग बिहार पीसीएसजे के मेंस का दे रहे हैं। साइंस के लिए आप साइंस का बैच आज से ही शुरू हो चुका है, कल से प्रॉपर क्लासेस शुरू होंगे। आज तो खैर हमने इंट्रोडक्शन क्लासेस लिया था साइंस का, कल से प्रॉपर क्लासेस शुरू होंगे। तो जल्दी से जल्दी आप साइंस का बैच ज्वाइन करिए, बिहार पीसीएसजे का हमारा पूरा पैकेज ज्वाइन करिए। और हमारे पैकेज को प्राप्त करने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल करिए। हमारे ऐप टारगेट फॉर IQ को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी आप हमारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं मेंस के बैच में। थैंक यू वेरी मच।